नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड स्पेशल के अंतर्गत मिनी मॉक टेस्ट नंबर जो है वो 4 करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप लोग को पता ही होगा कि नोटिफिकेशन के द्वारा जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 15 to 23 के बीच में लिया जाएगा। सभी को नोटिफिकेशन आ रहे हैं मैसेज के थ्रू या फिर तो अपना मेल में जाके चेक कर सकते हैं, मेल में भी आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन, झार शिक्षा के द्वारा जो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है उस पर अभी आप लोग को फ्लैट 100 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो अभी आप लोग अवेल कर सकते हैं इसमें डिस्काउंट के साथ। वहीं बुकलेट पर अभी आपको 200 का फ्लैट डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, और ये पूरा बुकलेट अगर लेते हैं तो अभी उसके साथ आपको कंप्यूटर का जो बुकलेट है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, इसका कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यानी हो जनजाति में जो होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान यानी मुंडा का सहायक कौन होता है? तो मुंडा का सहायक जो होता है वो कौन होता है? तो वह डाकुआ होता है। कौन? तो डाकुआ होता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा ग्राम प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने वाला सहायक यानी कि डाकुआ कहलाता है। इसमें याद रखना है कि कई गांवों यानी पीढ़ का प्रधान होता है। कौन? तो कई गांव यानी पीढ़ का प्रधान होता है। कौन? तो मानकी होता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का चुनाव किस प्रकार होता है? तो पढ़ा राजा का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है? यह चुनाव द्वारा होता है। किस प्रकार? यह चुनाव द्वारा होता है, यह वंशानुगत नहीं होता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता है बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। इसमें याद रखना है कि इस व्यवस्था में पाहन धार्मिक प्रधान और महतो ग्राम प्रधान का पद भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संथालों की माझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत कितने गांवों का प्रधान होता है? तो परगनैत जो होता है वो कितने गांवों का प्रधान होता है? यह 15 से 20 गांवों का प्रधान होता है। कौन? तो परगनैत। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। परगनैत आमतौर पर 15 से 20 गांवों के समूहों का प्रधान होता है। यह अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाता है। याद रखना है कि दिसोम परगना इससे भी ऊपर की इकाई है। क्या? तो दिसोम परगना जो है वो परगनैत से भी ऊपर की इकाई है। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? यह खड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे? तो खड़िया जनजाति से। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। ढोकलो सोहर व्यवस्था खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली है, और इसमें याद रखना है कि ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था में भुइंहरी जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो भुइंहरी जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो उसे भुइंहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भुइंहर कहा जाता था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। उरांव जनजाति के वे मूल प्रवर्तक जिन्होंने जंगल साफ कर खेती योग्य जमीन बनाई उन्हें भुइंहर कहा गया, और उनकी जमीन को भुइंहरी कहलाई, और उनकी जमीन जो है वो क्या कहलाई? तो भुइंहरी कहलाई। अब हम लोग देखते हैं झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, नागवंशावली की रचना किसने की थी जिससे नागवंशी राजाओं के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो नागवंशावली की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो बेनीराम महाथा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो बेनीराम महाथा के द्वारा की गई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बेनीराम महथा ने नागवंशावली की रचना की थी, और यह नागपुरी भाषा साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद 1947 में किसके संपादन में प्रकाशित हुआ था? तो किसके संपादन में प्रकाशित हुआ था? तो होड़ संवाद जो है ये डोमन साहू समीर के संपादन में प्रकाशित हुआ था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं।
डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। उन्होंने ही देवनागरी लिपि में होड़ संवाद का संपादन शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द उरांव ऑफ छोटानागपुर 1915 के लेखक कौन है? तो द उरांव ऑफ छोटानागपुर के राइटर जो है कौन है? वो एस.सी. रॉय हैं। कौन है? तो एस.सी. रॉय हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। एस.सी. रॉय दैट मीन्स शरत चंद्र रॉय भारत के पहले मानव शास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने द मुंडाज एंड देयर कंट्री 1912 और द उरांव ऑफ छोटानागपुर 1915 लिखी। अगला प्रश्न है, झारखंडी साहित्य हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास राजपूती शान 1906 के लेखक कौन थे? तो राजपूती शान 1906 के लेखक जो थे वो कौन थे? तो थे रामचीज सिंह बल्लभ। कौन थे? तो रामचीज सिंह बल्लभ। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा रचित राजपूती शान को झारखंड के संदर्भ में हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। कुछ स्रोतों में ग्रह का फेर जो कि अनंत सहाय अखौरी के द्वारा लिखा गया है पहला माना जाता है, लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी जो है अक्सर जो है वो राजपूती शान को ही वरीयता देती है, इसलिए दोनों विकल्पों पर विशेष ध्यान रहे। और जो ग्रह का फेर है ये एक नाटक श्रेणी में भी आता है। अगला प्रश्न है, मुंडारी ग्रामर की रचना किसने की थी? तो मुंडारी ग्रामर की रचना जो थी वह नो ट्रोट ने की थी। किसने? तो नो ट्रोट के द्वारा की गई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रेव जे नो ट्रोट ने 1882 में मुंडारी ग्रामर लिखी थी। इसमें याद रखना है कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका फादर हॉफमैन की रचना है। किसकी? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है ये फादर हॉफमैन की रचना है। अब हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि JSDMA का गठन किस वर्ष किया गया था? तो JSDMA का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? ये 2010 में किया गया था। कब? तो 2010 में किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14A के तहत झारखंड में 28 मई 2010 को JSDMA का गठन किया गया। कब? तो 28 मई 2010 को किया गया। इसमें याद रखना है कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में हाथियों के आक्रमण से होने वाली जान माल की क्षति को आपदा की किस श्रेणी में रखा गया है? तो जान माल की क्षति को आपदा की किस श्रेणी में रखा गया है? इसे राज्य विशिष्ट आपदा में रखा गया। किसमें? तो राज्य विशिष्ट आपदा में रखा गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार ने हाथी हमलों को राज्य विशिष्ट आपदा यानी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया। क्या? तो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, ताकि पीड़ितों को मुआवजा आसानी से मिल सके। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को तड़ित यानी लाइटनिंग या वज्रपात से सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है? तो किस जिले को लाइटनिंग या वज्रपात से सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है? तो पलामू जिले को माना जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पलामू और इसके आसपास के जिले जैसे चतरा, लातेहार वज्रपात से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार पलामू जो है वो हाई रिस्क जोन में है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के तहत झारखंड में सृजन नामक संस्था का कार्य क्या है? तो सृजन नामक संस्था का कार्य जो है वो क्या है? इसका कार्य है सुखाड़ प्रबंधन और जल छाजन। क्या है? तो सुखाड़ प्रबंधन और जल छाजन। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सृजन और अन्य एनजीओ सूखा प्रबंधन यानी ड्राउट मैनेजमेंट और जल छाजन यानी कि वाटरशेड विकास में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। कौन? तो सृजन। अब हम लोग देखते हैं भूमि सुधार और अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 की धारा 71A का संबंध किससे है जो अक्सर विवादों में रहती है? तो CNT एक्ट 1908 की धारा 71A जो है ये किससे संबंधित है? ये जो है आदिवासी भूमि की वापसी से संबंधित है। किससे? तो आदिवासी भूमि की वापसी से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धारा 71A अवैध रूप से हस्तांतरित आदिवासी भूमि की वापसी का प्रावधान करती है। इसे SAR शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोर्ट के माध्यम से लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, भुईहरी सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था जो CNT एक्ट का आधार बना? तो भुईहरी सर्वे जो था वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?
ये प्रारंभ की गई थी आपका 1869 में। कब? तो 1869 में। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 के तहत 1869 में बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में भुइंहरी सर्वे शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में भुइंहरी सर्वे जो है वह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में 1872 में लागू सल्थान परगना सेटलमेंट रेगुलेशन किस विद्रोह का परिणाम था? तो 1872 में लागू संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन जो था यह किसका परिणाम था? यह संथाल हुल का था। किसका? तो संथाल हुल का था 1855 के द्वारा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1855 के संथाल हुल के बाद प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला में 1872 का रेगुलेशन एक्ट आया, जिसने बाद में 1949 के एसपीटी एक्ट की नींव रखी। किसकी? तो 1949 के एसपीटी एक्ट की नींव रखी। अब हम देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी और पर्यावरण इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है झारखंड में कहाँ पाई जाती है? ये गढ़वा में पाई जाती है। कहाँ? ये गढ़वा में पाई जाती है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर केवल झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर गढ़वा यानी सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? तो सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार यानी कि कॉन्टिनेंटल टाइप कहा जाता है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो कॉन्टिनेंटल टाइप कहा जाता है, इसका मुख्य लक्षण क्या है कि गर्मी में भीषण गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड। क्या होता है? तो गर्मी में भीषण गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड के कारण इसे महाद्वीपीय प्रकार दैट मीन्स कॉन्टिनेंटल टाइप कहा जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। समुद्र से दूरी के होने के कारण यहाँ तापांतर अधिक होता है, यानी गर्मी में खूब गर्मी और ठंड में खूब ठंड, इसे ही महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है, उसरी जलप्रपात यानी उसरी फॉल्स किस जिले में स्थित है? तो उसरी फॉल्स जो है आपका किस जिले में है? ये गिरिडीह जिले में। किसमें? यह गिरिडीह जिले में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में उसरी नदी बराकर की सहायक नदी है पर स्थित है और यह खंडोली पहाड़ के पास है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस अभ्यारण्य के बीचों बीच हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? तो हरी पहाड़ी नामक झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये तोपचांची अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ? ये तोपचांची अभ्यारण्य में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। धनबाद जिले के तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में एक कृत्रिम झील है जिसे हरी पहाड़ी या तोपचांची झील कहा जाता है। क्या? तो हरी पहाड़ी या तोपचांची झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनहर नदी झारखंड के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से बनाती है? तो कनहर नदी जो है वो झारखंड के किस जिले की सीमा जो है यह छत्तीसगढ़ से बनाती है? यह गढ़वा से। कहां से? तो गढ़वा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। कनहर नदी जो है यह सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है और झारखंड के गढ़वा जिले भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं उद्योग और विस्थापन नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें है कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार किसी परियोजना के लिए कम से कम कितने परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने पर उसे सामूहिक विस्थापन माना जाता है? यानी कि कितने परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने पर ही उसे सामूहिक विस्थापन माना जाएगा? तो कम से कम 100 परिवार यानी कि 100 परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने पर उसे सामूहिक विस्थापन माना जाएगा। इसके हम व्याख्या देखते हैं। यदि किसी परियोजना में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है तो नीति के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, रिफैक्टरी उद्योग रिफैक्टरी इंडस्ट्री के लिए झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है? तो रिफैक्टरी इंडस्ट्री के लिए झारखंड का कुमारडुभी चिरकुंडा जो है ये प्रसिद्ध है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। धनबाद जिले का कुमारडुभी यानी मुगमा क्षेत्र अग्नि सह ईंटों यानी फायर ब्रिक्स एंड रिफैक्टरी और सिरेमिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड यानी झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो वह मुख्यमंत्री होता है। कौन? तो मुख्यमंत्री होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गठित इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? तो मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो टूसू पर्व जो है ये आपका मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। टूसू पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। यह अविवाहित कन्याओं का त्योहार है जो टूसू नामक लोक देवी और फसल की पूजा से जुड़ा है। इसमें चौडल विसर्जित किए जाते हैं। क्या? तो चौडल जो है वो विसर्जित किए जाते हैं नदी या तालाबों में। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में किरिंग बापला क्या है? तो किरिंग बापला जो है यह क्या है? यह आयोजित विवाह है। क्या है? यह आयोजित विवाह है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। संथाल जनजाति में किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिष्ठित विवाह है जिसे अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। दैट मीन्स अरेंज मैरिज है। क्या? तो किरिंग बापला जो है एक अरेंज मैरिज है। अगला प्रश्न है, पैतकर चित्रकला किस जिले के आमादुबी गांव में प्रसिद्ध है जिसे पैतकर गांव भी कहा जाता है? तो आमादुबी जो गांव है वो किस जिले में है? तो आमादुबी गांव जो है यह पूर्वी सिंहभूम जिले में। किसमें? ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम धालभूम का आमादुबी गांव पैतकर चित्रकला स्क्रॉल पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं इतिहास के, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में पलामू के किस चेरो राजा ने इस्लाम स्वीकार किया था? तो किस राजा ने इस्लाम स्वीकार किया था? यह चुनराय ने स्वीकार किया था। किसने? तो चुनराय ने स्वीकार किया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब के दबाव और मनसबदारी के लालच में कुछ समय के लिए चुनराय ने इस्लाम स्वीकार किया था। हालांकि यह घटनाक्रम ऐतिहासिक विवादों का विषय रहा है, लेकिन पलामू के इतिहास में धर्म परिवर्तन के दबाव का उल्लेख मिलता है। इसमें याद रखना है आप लोग को कि मेदिनी राय जो हैं, मेदिनी राय औरंगजेब की अधीनता कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। वे न्यासी राजा कहलाए हैं। वे पलामू के लिए क्या? तो वे न्यासी राजा कहलाए हैं। अगला प्रश्न है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश किस वर्ष पारित किया गया था? तो रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश जो है यह कब पारित किया गया था? यह 1948 में पारित किया गया था। कब? तो 1948 में पारित किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आजादी के तुरंत बाद 1948 में ताना भगतों जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जमीनें खो दी थी को उनकी जमीन वापसी दिलाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया था। कब? तो जमीनें खो गई थी उसको वापसी दिलाने के लिए, ताना भगत को वापसी दिलाने के लिए जो अध्यादेश है वह लाई गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटनागपुर का कमिश्नर कौन था? तो छोटनागपुर का जो कमिश्नर था वह कौन था? तो वह डाल्टन था। कौन था? तो वह डाल्टन था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कर्नल डाल्टन छोटनागपुर के कमिश्नर थे और उन्होंने ही विद्रोह को कुचलने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, सखाराम गणेश देउस्कर जिन्होंने देशेर कथा यानी कि देश की बात लिखी, उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म जो है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो वह देवघर में हुआ था। किसमें? तो देवघर में हुआ था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। महान क्रांतिकारी लेखक सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म देवघर यानी कि कैरव गांव में हुआ था और उनकी पुस्तक ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। अब हम देखते हैं विविध प्रश्नों को। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी बहती है, तो झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी बहती है वह कौन सा जिला है? तो वह साहिबगंज है। कौन सा? तो साहिबगंज है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी झारखंड में केवल साहिबगंज जिले को छूती हुई लगभग 83 किलोमीटर और बंगाल में प्रवेश करती है। कितना? तो 83 किलोमीटर छूती है और बंगाल में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी कि CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ये 1918 में हुई थी। कब? तो 1918 में हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। CIP कांके रांची की स्थापना जो है अंग्रेजों ने 1918 में यूरोपियन
ल्यूनेटिक असाइलम के रूप में की थी। किसके रूप में? तो यूरोपियन ल्यूनेटिक असाइलम के रूप में की थी। याद रखना है कि रिन पास की जड़ें भी 1795 से जुड़ी है, लेकिन सीआईपी जो है 1918 में बना। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है जिसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाने लगा है? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो वह दामोदर है। कौन है? तो दामोदर है, जिसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी को औद्योगिक कचरे और कोयले के धूल के कारण सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। हालांकि अब स्थिति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें सुधार हो रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA स्टेडियम रांची में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो है पहला वनडे मैच खेला गया था। किसके बीच? तो इंग्लैंड के बीच। तो लोग व्याख्या देखते हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में पहला वनडे मैच 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसमें से भारत का था वह विजय हुआ था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी रेट लगभग कितनी है? तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है? लगभग तो 55.4% है। कितना? 55.4% है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड की महिला साक्षरता दर 55.42 है, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है 76.84 है। वहीं कुल साक्षरता जो है वह 66.41 है। कितना? तो 66.41 है। अगला प्रश्न है, श्रावणी मेला जो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला मेला है किस जिले में लगता है? तो श्रावणी मेला जो है कहाँ लगता है? तो देवघर यानी कि बाबा धाम में लगता है। इसके लोग व्याख्या देख लेते हैं। मुख्य श्रावणी मेला देवघर में लगता है, जहां सुल्तानगंज से जल लेकर कांवड़िए आते हैं। हालांकि मेला दुमका के बासुकीनाथ में भी लगता है, लेकिन परीक्षा में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का प्राथमिक उत्तर जो होता है वह देवघर ही होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया झारखंड के किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग यानी कि लौह इस्पात केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन टोडरमल जो है वो किसके लिए चलाया गया था? तो भूमि सुधार और डिजिटलीकरण के लिए चलाया गया था। किसके लिए? तो भूमि सुधार और डिजिटलीकरण के लिए चलाया गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। पूर्व में झारखंड में भूमि सुधार और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। कब? तो अभी कुछ समय पहले। अगला प्रश्न है, झारखंडी महादेव के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो झारखंडी महादेव के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? यह कौन सा है? तो वैद्यनाथ धाम जो है यह प्रसिद्ध है। इसके लोग व्याख्या देख लेते हैं। लोक भाषा में हरिहर धाम जो कि गिरिडीह में है, जहाँ 65 फीट का शिवलिंग है और टांगीनाथ को भी स्थानीय महत्व मिलता है। वैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है को मुख्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और वैद्यनाथ धाम को ही झारखंड का सर्वोच्च शिव स्थल माना गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो शिमला है वो किसे कहा जाता है? तो वह रांची को कहा जाता है। किसको? तो रांची को कहा जाता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अपने सुखद मौसम के कारण रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, लेकिन अब जो है वो गर्मी बढ़ने लगी है, पर उपनाम जो है वो यही है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में है, देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो क्या है? तो जो डैश क्या है? तो आदिवासी कला से सुसज्जित है। क्या है? तो आदिवासी कला से सुसज्जित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अपनी टर्मिनल बिल्डिंग में आदिवासी स्थानीय आदिवासी कला और सोहराय पेंटिंग के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। साथ ही ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में इसे कई बार शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी JSPCB का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो रांची में है। कहाँ है? वह रांची में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसका जो मुख्यालय जो है रांची धुरुआ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मलूटी गांव जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है किस जिले में स्थित है? तो मलूटी गांव जो है ये कहाँ है? ये दुमका जिले में स्थित है। कहाँ? यह दुमका जिले में
स्थित है। मलुटी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। यहाँ 72 मूलतः 108 टेराकोटा मंदिर है। 2015 गणतंत्र दिवस परेड में इसकी झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला था। याद रखना है 2015 गणतंत्र दिवस में मलुटी की झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, झारखंड समन्वय समिति, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन 1987 में कहाँ हुआ था? तो यह 1987 में रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह रामगढ़ में हुआ था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अलग राज्य आंदोलन को तेज करने के लिए 1987 में 53 संगठनों को मिलाकर रामगढ़ में जेसीसी का गठन किया गया था, जिसके संयोजक तो कौन थे? वो बीपी केसरी थे। अगला प्रश्न है, लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी को समर्पित है और कहाँ है? तो लिलोरी स्थान जो है वो किस मंदिर और किस देवी को समर्पित है? यह काली माँ को समर्पित है और ये कतरास धनबाद में। कहाँ है? तो काली माँ को समर्पित है और कतरास धनबाद में है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कतरास धनबाद स्थित लिलोरी स्थान माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर है, जो राजवंश की कुल देवी मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, 2024-25 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से क्या थी? तो राष्ट्रीय औसत से क्या थी? तो वह बहुत ही कम थी। कितना थी? तो बहुत ही कम थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। झारखंड में दुग्ध उपलब्धता लगभग 180 से 200 ग्राम प्रतिदिन, जो कि राष्ट्रीय औसत 400 प्लस ग्राम प्रतिदिन से काफी कम है। इसलिए मेधा डेयरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको? तो मेधा डेयरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि JSAC के ने जंगलों में आग यानी फॉरेस्ट फायर की निगरानी के लिए किस पोर्टल या सिस्टम का उपयोग किया है? तो जंगलों में आग की निगरानी के लिए भुवन पोर्टल या सिस्टम का उपयोग किया। किसका? तो भुवन का। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इसरो के भुवन प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट डेटा का उपयोग JSAC द्वारा वन अग्नि निगरानी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो पलामू का किला जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये औरंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो औरंगा नदी के तट पर स्थित है। पलामू के दोनों किले पुराना और नया बेतला नेशनल पार्क के पास औरंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, अभी अगर आप लोग झार शिक्षा के द्वारा तैयार किए बुकलेट पर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट पे अभी आपको फ्लैट जो है वो 100 का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं बुकलेट पर आपको अभी 200 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर 82 71 11 36 45 पर कॉल कर सकते हैं। आप लोग को बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में बहुत सेपरेट अलग है। हिंदी में भी सेपरेट अलग है और इंग्लिश में भी इसका सेपरेट अलग है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अब इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी हमारे साथ चैनल में जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के बहुत गंदी आदत ये हो गई है कि आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। हमें भी सपोर्ट मिलता है आप लोग का एक प्रयास से। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।